हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित सर फिर से इस लॉकडाउन के समय में अपनी इस कक्षाओं में पार्थ एजुकेशन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉकडाउन में अगर आप घर पे बैठे हुए हैं तो बैठकर सोइए नहीं, बल्कि घर पे रहकर ही अपनी पढ़ाई करिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा जब लॉकडाउन ओपन होगा तब आपके पास पाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन किस स्थिति में बना रहेगा। तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस पर डे आपको लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, पीडीएफ नोट्स दी जा रहे हैं, उससे जुड़कर आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो ऑफर फीस है वो लॉकडाउन की स्थिति में कम की गई थी, उसका भी प्रॉफिट आप ले सकते हैं। अगर आपको कॉल करना है तो 9335351003 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, आज की अपनी इस कक्षा में हम एजुकेशन विषय के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं आपको एक्चुअल में बताऊं, आज मैं किसी टॉपिक की चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। आज आपको वो दिखाने जा रहा हूं जो चीज अगर आपने समझ लिया तो यकीन मानो एजुकेशन के पेपर का कोई भी पेपर हो, मैं केवल नेट के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दो, पीजीटी का पेपर दो, बीएड का पेपर दो, एमएड एंट्रेंस का पेपर दो, या कोई भी एग्जाम आप दो, यूजीसी नेट को लेकर भी 5 से 7 10 क्वेश्चन तक आपको केवल और केवल मेरा ये एक वीडियो क्लियर कर देगा। अपने इस वीडियो में मैं आज आपको कंपैरेटिव तरीके से ऐसे वेस्टर्न फिलॉसफी बताने जा रहा हूं जिस तरीके से आपने कभी भी वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी तक नहीं होगी। जी हां, 110% पढ़ी नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस कक्षा की। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं दर्शन की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो दर्शन होता है, इस दर्शन के 2 भाग होते हैं। जी हां, इस दर्शन के जो है दोस्तों 2 भाग होते हैं। 2 भागों में एक भाग है हमारा जो इंडियन फिलॉसफी होता है, भारतीय दर्शन होता है, और दूसरा भाग जो होता है ये हमारा पाश्चात्य दर्शन होता है, वेस्टर्न फिलॉसफी। जी हां, हमारे पास एक इंडियन फिलॉसफी है, एक वेस्टर्न फिलॉसफी है। 2 भाग होते हैं इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी के। इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं, वैसे इस वीडियो में तो हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बात हम यहाँ इंडियन फिलॉसफी की भी कर लेते हैं। इंडियन फिलॉसफी भी 2 प्रकार से बटा हुआ है। एक बटा हुआ है आस्तिक दर्शन है, और दूसरा जो बटा हुआ है वो नास्तिक दर्शन है। देखिए, सामान्य रूपों में कहा जाता है जो ईश्वर को माने वो आस्तिक, जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक। लेकिन याद रखना, हमारे यहां कहा जाता है जो वेदों की प्रामाणिकता को माने वो आस्तिक, और जो वेदों की प्रामाणिकता को ना माने वो नास्तिक होता है। भारतीय दार्शनिक परंपरा की यही प्रक्रिया होती है। आस्तिक दर्शन में पहले भारत में केवल सांख्य दर्शन, सांख्य के बाद दूसरा सांख्य दर्शन था, सांख्य के बाद दूसरा था आपका न्याय दर्शन था, न्याय के बाद तीसरा जो था ये आपका मीमांसा दर्शन था। पहले भारत में जो आस्तिक दर्शन थे, जी हाँ, पहले भारत में जो आस्तिक दर्शन थे वो केवल 3 थे। ठीक है, केवल और केवल 3 दर्शन थे जो आस्तिक दर्शन थे। इसके बाद हुआ क्या, सांख्य दर्शन के 2 भाग हुए। सांख्य दर्शन के 2 भाग हुए, तो एक भाग बटा सांख्य और दूसरा भाग बना क्या, योग। फिर न्याय दर्शन के भी 2 भाग हुए, तो एक बना न्याय, और न्याय के बाद दूसरा बना कौन सा, वैशेषिक। जी हाँ, वैशेषिक। और फिर मीमांसा के भी 2 भाग हुए, एक बना पूर्व मीमांसा, और दूसरा जो बना वो बना आपका क्या, उत्तर मीमांसा। ठीक है, इसमें बाद में मीमांसा का नाम बदलकर मीमांसा कर दिया गया, और उत्तर मीमांसा का नाम बदलकर फिर कर दिया गया यहाँ वेदांत। तो अब जो है भारत में जब हम आस्तिक दर्शनों की चर्चा करते हैं, जी हाँ, भारत में जब हम आस्तिक दर्शनों की चर्चा करते हैं तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इनकी चर्चा करते हैं। सांख्य के प्रतिपादक आचार्य जो थे, जी हाँ, कपिल मुनि। सांख्य के प्रतिपादक आचार्य थे कौन, कपिल मुनि। योग के प्रतिपादक आचार्य कौन थे, पतंजलि।
न्याय के प्रतिपादक आचार्य थे कौन? गौतम। वैशेषिक के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? कणाद। मीमांसा के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? जैमिनी। और वेदांत के जो प्रतिपादक आचार्य थे ये आपके थे कौन? बादरायण। जी हाँ, ये आपके थे कौन? बादरायण। ये भारतीय दार्शनिक परंपरा में आस्तिक दर्शन है। अब इन आस्तिक दर्शन के बाद, जी हाँ, इस आस्तिक दर्शन के बाद अगर हम बात करते हैं नास्तिक दर्शन की, जी हाँ, इस आस्तिक दर्शन के बाद अगर हम बात करते हैं नास्तिक दर्शन की, तो नास्तिक दर्शन में दोस्तों, जी हाँ, नास्तिक दर्शन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आएगा चार्वाक का। जी हाँ, चार्वाक दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य चार्वाक खुद ही था। चार्वाक कहता था यावत् जीवेत् तृणं जीवेत् तृणं कृत्वा घृतं पीवेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमने कुतः। ये एक सुखवादी भोगवादी दर्शन था। सांख्य के बाद दूसरा यहाँ मिलता है आपको जैन दर्शन मिलता है। जैन दर्शन जो है वो महावीर स्वामी इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। लेकिन याद रखना, एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं आपके मन में डालना चाहता हूं। जैन दर्शन में महावीर स्वामी से पहले ही 23 तीर्थंकर थे, तो क्यों नहीं 23 तीर्थंकरों को, जी हां, क्यों नहीं 23 तीर्थंकरों को जैन दर्शन का प्रतिपादक माना गया? महावीर स्वामी को क्यों माना गया? इस प्रश्न का उत्तर आप वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक। और तीसरा जो था आपका बौद्ध दर्शन था। बौद्ध दर्शन जो थे इसके प्रतिपादक आचार्य थे आपके कौन? तो इसके प्रतिपादक आचार्य थे दोस्तों आपके महात्मा बुद्ध। जी हाँ, इसके प्रतिपादक आचार्य जो थे वो थे आपके महात्मा बुद्ध। तो ये जो थी ये भारतीय दर्शन की प्रक्रिया होगी। जी हाँ, भारतीय दर्शनों का बंटवारा होगा। अब इस भारतीय दर्शन की प्रक्रिया के बाद हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं, जानते हैं किसकी? हम बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन की। जी हाँ, हम बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन की। जब हम पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं तो पाश्चात्य दर्शन को इसके शुरुआती रूपों में 3 भागों में बांटा गया। जी हाँ, पाश्चात्य दर्शन को इसके शुरुआती रूप जो थे उसमें 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में जब पाश्चात्य दर्शन को बांटा गया तो सबसे पहले प्राचीन पाश्चात्य था। प्राचीन पाश्चात्य के बाद दूसरा जो था वो मध्यकालिक पाश्चात्य था, और मध्यकालिक पाश्चात्य के बाद तीसरा जो था वो समकालिक कंटेम्पररी फिलॉसफी, कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी था। ये समकालिक पाश्चात्य थे। ठीक है, ये थे पाश्चात्य दर्शन के बंटवारे में। अब पाश्चात्य दर्शन का जो बंटवारा हुआ दोस्तों, उसमें प्राचीन पाश्चात्य दर्शनों में सबसे पहला आपका आइडियलिज्म था, आदर्शवाद, आइडियलिज्म। दूसरा जो था वो आपका रियलिज्म था, यथार्थवाद। तीसरा जो था वो आपका नेचरलिज्म था, प्रकृतिवाद। और चौथा जो था वो बिहेवियरिज्म था, प्रयोजनवाद। जी हाँ, ये 4 जो दर्शन थे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, ये 4 फिलॉसफीज थी, ये प्राचीन पाश्चात्य दर्शन में थे। जी हाँ, ये आपके प्राचीन पाश्चात्य दार्शनिक प्रक्रिया के हिस्से थे। फिर मध्यकालिक जो वेस्टर्न फिलॉसफी आई उसमें आपका आया एग्जिस्टेंशलिज्म, जिसको हम बोलते हैं अस्तित्ववाद आया। मार्क्सिज्म, जिसको हम बोलते हैं क्या, मार्क्सवाद आया। अब दोस्तों एक चीज यहां आप देखेंगे, अगर यूजीसी का सिलेबस आप देखेंगे, जो बदला हुआ सिलेबस, नया सिलेबस आया है, उसमें केवल वेस्टर्न फिलॉसफी में 4 ये 2 ये दिया है। लेकिन इसके अलावा कंटेम्पररी में बहुत ढेर सारी फिलॉसफी है जो पहले थी लेकिन अब नए सिलेबस में नहीं है। जैसे अगर हम कंटेम्पररी की बात करें तो एक है तार्किक विश्लेषणवाद। जी हाँ, लॉजिकल एनालिटिकल कंडीशन, तार्किक विश्लेषणवाद। दूसरा जो है ये है आपका अनुभववाद, अनुभववाद। ठीक है, इस तरह करके ये फिलॉसफीज और भी है। कंटेम्पररी, देखिए कंटेम्पररी फिलॉसफी जो है, जो कंटेम्पररी फिलॉसफी है वो बहुत ज्यादा भागों में बटी है। जी हाँ, कंटेम्पररी फिलॉसफी जो है वो बहुत ज्यादा भागों में बटी है, तो उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। जी हाँ, उसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें जो हमारा टॉपिक आज के इस वीडियो पर डिपेंड होगा केवल ये वाला पार्ट, जितना हमारे यहाँ सिलेबस में है। जी हाँ, हमारा यहाँ वेस्टर्न फिलॉसफी में ओल्ड टर्म वेस्टर्न और मिड टर्म वेस्टर्न का पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे लाइक करिएगा,
इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये कैसा लगा आपको वीडियो, और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ जो एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड हो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ने की प्रक्रिया में दोस्तों, आगे बढ़ने की प्रक्रिया में सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्शवाद की। जी हां, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आदर्शवाद की, आइडियलिज्म के प्रोसेस की, सबसे पहले आइडियलिज्म के प्रक्रियाओं की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आदर्शवाद की। देखिए आदर्शवादी जो दर्शन था, जी हां, आदर्शवादी जो दर्शन था, इस दर्शन की शुरुआत की थी सुकरात ने, लेकिन सुकरात का स्टूडेंट था कौन? प्लेटो। जी हां, सुकरात का स्टूडेंट था कौन? प्लेटो। भले ही सुकरात ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन सिस्टमैटिक रूप से इस फिलॉसफी को क्रमबद्ध तरीके से हमारे सामने रखने, इसको उसके वास्तविक रूपों में प्रस्तुत करने का श्रेय प्लेटो को जाता है। इसलिए हम इसका जन्मदाता प्लेटो को मानते हैं। प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज था। जी हां, प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज था, जहां से आदर्शवादी दर्शन की, आदर्शवादी प्रक्रियाओं का जन्म हुआ। आदर्शवादी प्रक्रियाओं का एक मुख्य सबसे बड़ा केंद्र बिंदु, और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं इस फिलॉसफी के इस वीडियो में आपको हर फिलॉसफी का एक वर्ड बता दूंगा, जिस शब्द से आप पूरी की पूरी फिलॉसफी को डिटरमाइन कर सकते हैं, पूरी की पूरी फिलॉसफी को खोज सकते हैं। यहां पर आदर्शवाद जो था, आदर्शवाद मुख्य रूप से विचार केंद्रित दर्शन था। याद रखिएगा, आदर्शवाद मुख्य रूप से विचार केंद्रित दर्शन था। आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया, आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया याद रखिएगा, पूरी की पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी में एकमात्र ये ऐसी फिलॉसफी है जो छात्र केंद्रित ना होकर के शिक्षक केंद्रित है, मतलब टीचर ओरिएंटेड है। जी हां, ये टीचर ओरिएंटेड है, ये शिक्षक केंद्रित प्रक्रियाओं पर, शिक्षक केंद्रित व्यवस्थाओं पर सबसे मुख्य बल देता है। ये विचारों को, एक चीज पूछा जाता है इसके यहां, तो ये विचारों को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है भावों से भी ज्यादा और आदर्शों से भी ज्यादा। जी हां, भाव और आदर्शों से ज्यादा ये विचारों को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है। अगर इनकी तत्व मीमांसा की बात करें, ज्ञान मीमांसा की बात करें, तो इसकी तत्व मीमांसा में ये दो प्रकार के जगत मानता है, वस्तु जगत मानता है और विचार जगत मानता है। जी हां, ये दो प्रकार के जगत मानता है, एक वस्तु जगत मानता है, एक विचार जगत मानता है। लेकिन वस्तु जगत की अपेक्षा विचार जगत को, विचार जगत कौन सा? पारलौकिक सत्ता। जी हां, इस दर्शन में शिक्षक को देवत्व रूप में स्थापित किया गया है। शिक्षक की तुलना देवता से की गई। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्र को मोक्ष प्राप्त करा सकता है। देवत्व की प्राप्ति के लिए शिक्षक का होना अनिवार्य बताया गया, क्योंकि शिक्षक पे देवता के गुण हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी संदेश शिक्षक पर नहीं किया जा सकता। और शिक्षक जो है वो विचार केंद्रित पारलौकिक सत्ता में रहता है, देवता जो है पारलौकिक सत्ता में रहते हैं। तो तत्व मीमांसा जो है वस्तु जगत और विचार जगत दोनों को मानती है। फिर इनकी ज्ञान मीमांसा में ये उस ज्ञान को सत्य मानते हैं जो ज्ञान विचार केंद्रित है। जी हां, जो ज्ञान क्या है? विचार केंद्रित है, उसी ज्ञान को सत्य मानते हैं। और अपनी आचार मीमांसा की जब बात करते हैं, आचार मीमांसा की बात करते हैं, तो आचार मीमांसा के लिए ये आत्मानुभूति करना चाहते हैं। जी हां, आत्मानुभूति करना चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को जानना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं। तो आदर्शवादी प्रक्रिया के आधार पर इसमें होता है। जो आदर्शवादी दर्शन है, आदर्शवादी दर्शन की प्रक्रिया है, उसमें याद रखना, जब कभी भी आपसे कोई भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए जो आध्यात्म केंद्रित हो, जिसमें नैतिक मूल्यों की बात हो, जिसमें चारित्रिक मूल्यों की बात हो, जिसमें देवत्व की बात हो, जिसमें पारलौकिक सत्ता की बात हो, जिसमें विचार केंद्रित प्रक्रियाओं की बात हो, जब हम इन सबको स्वीकार करते हैं तो वो जो होता है आदर्शवाद होता है।
लेकिन आदर्शवादी सत्ता, आदर्शवादी प्रक्रिया जो है वस्तु जगत को मानती जरूर है। मैंने यहां ये नहीं कहा कि ये वस्तु जगत को नकार देते हैं, ये वस्तु जगत को मानते हैं, लेकिन वस्तु जगत की प्रक्रियाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान स्वीकार नहीं करते। इसीलिए इनके यहां जब पढ़ाई की बात आती है तो ये धर्म और आध्यात्म के साथ साथ विज्ञान केंद्रित व्यवस्थाओं को भी मानते हैं, लेकिन अंतिम उद्देश्य जो इनका होता है, जी हां, अंतिम जो उद्देश्य है वो आत्मानुभूति की प्राप्ति करना होता है। इसीलिए आपने एक कोटेशन सुनी होगी, अनेकता में एकता का दर्शन, अनेकता में एकता का दर्शन, और अनेकता में एकता के लिए इनके पास साधन है। तो जानते हैं क्या साधन है? तो साधन है सत्यम शिवम सुंदरम। जी हां, इनके पास जो साधन है सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब सत्यम शिवम और सुंदरम की प्रक्रियाओं के आधार पर आदर्शवाद जो है आध्यात्मिकता को, आत्मानुभूति की प्रवृत्तियों को स्वीकार करता है। इसीलिए आदर्शवादी सत्ता में, आदर्शवादी व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो उद्देश्यों के हैं। जी हाँ, शिक्षा का उद्देश्य यहां सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर टीचर के जो स्टेटस है वो टॉप लेवल का है, टीचर का स्टेटस जो है वो टॉप लेवल का है, और टीचर जो है बच्चे पर प्रभावात्मक अनुशासन डालता है, क्योंकि आइडियलिस्टिक होता है। आपका टीचर आपके ऊपर क्या डालता है? आपका टीचर टाइम का पंक्चुअल है, आपका टीचर हर काम अच्छा करता है, आपके टीचर की हर बात आपको समझ में आती है। जब सारी चीजें अच्छी होती हैं तभी तो आपका टीचर आपके लिए बेस्ट होता है, आइडियलिस्टिक होता है। वही कंडीशन यहां पर आदर्शवादी शिक्षा प्रक्रिया में स्वीकार की है। अब आदर्शवाद के बाद, जी हाँ, आदर्शवाद के बाद दोस्तों यहां बात आती है, अगली जो आती है आदर्शवाद के बाद आती है यथार्थवाद, रियलिज्म। जी हां, यथार्थवाद की बात आती है। यथार्थवाद की अगर हम बात करें तो यथार्थवाद यथा धन अर्थ धनवाद, ये सन्निविच्छेद कर लीजिए। अगर यथार्थवाद का ये सन्निविच्छेद कर लेंगे तो 100% चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यथा धन अर्थ धनवाद, यथा, यथा का मतलब क्या है? यथा का मतलब है जैसे, अर्थ का मतलब है अर्थ, वाद का मतलब क्या है? वस्तु। जो वस्तु जैसे है, जी हां, जो वस्तु जैसे है उसको उसी रूप में स्वीकार करने वाली जो व्यवस्था है उसे ही यथार्थवाद कहते हैं। जो चीज आपको जब जहां जैसे जिस रूप में सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने का मतलब है यहां पर ये इंद्रिय गोचर प्रत्यक्ष मानते हैं, इंद्रिय गोचर प्रत्यक्ष मानते हैं। मतलब केवल आंखों से देखना जरूरी नहीं होता, टच करके, जीभ से, नाक से, कान से, कहीं से वो आपके इंद्रियों के संपर्क में आनी चाहिए। जब आपके इंद्रियों के संपर्क में आ जाएगी तो 100% वो चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे सामने की दीवार है, सामने की दीवार मुझे दिख रही है लेकिन आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो सामने की दीवार आपको नहीं दिख रही है। मेरे पीछे का बोर्ड आपको दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। तो सामने की दीवार आपको नहीं दिख रही है लेकिन मुझे दिख रही है, तो मेरे इंद्रियों में है। तो एक ही जगह वो चीज मेरे लिए सत्य है और पीछे वाली चीज असत्य है। जबकि आपको पीछे वाली चीज दिख रही है तो पीछे वाली चीज आपके लिए सत्य है और मेरे लिए असत्य है। दोनों लोग एक ही जगह मौजूद हैं, लेकिन एक चीज मेरे इंद्रियों में है तो मेरे लिए सत्य है, आप में नहीं है, आपके लिए सत्य है। पीछे वाली चीज आपके लिए है तो आपके लिए सत्य है, मेरे लिए असत्य है। इसी को इंद्रिय गोचर प्रत्यक्ष कहते हैं। रियलिज्म की जो प्रक्रिया है, तो देखो आदर्शवाद ने प्लेटो को जन्म दिया। अब प्लेटो का शिष्य था, प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। जी हाँ, प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। तो प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, तो प्लेटो ने अरस्तु को, अब आप खुद सोचिए, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, प्लेटो ने जो अरस्तु को सिखाया होगा तो प्लेटो तो आध्यात्म को मानता था, तो अरस्तु को भी इसने सिखाया होगा क्या? आध्यात्म सिखाया होगा। अब अरस्तु ने किया क्या? इस आध्यात्म में जोड़ दिया क्या? विज्ञान। जी हाँ, इसी आध्यात्म में उसने जोड़ दिया क्या? विज्ञान। और इसलिए यथार्थवाद में आध्यात्म और विज्ञान दोनों की प्रक्रियाएं मिलती हैं।
ये यथार्थवादी जो दर्शन है, यथार्थवादी दर्शन की प्रक्रिया में तत्व मीमांसा की बात करते हैं। तो देखो यहां भी तत्व मीमांसा वस्तु जगत और विचार जगत को मानता था, ये भी वस्तु जगत और विचार जगत दोनों को मानते हैं। मतलब यथार्थवाद भी अपनी तत्व मीमांसा में वस्तु जगत को मानता है, यथार्थवाद भी अपनी तत्व मीमांसा में विचार जगत को मानता है, दोनों ही प्रक्रियाओं को स्वीकार करता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर देखो, अंतर क्या है अब यहां समझ लो। ठीक है, तत्व मीमांसा तो दोनों सही है, लेकिन ज्ञान मीमांसा क्या है? आदर्शवाद ने ज्ञान मीमांसा में कहा वस्तु की अपेक्षा विचार केंद्रित ज्ञान सत्य है, वस्तु की अपेक्षा विचार केंद्रित ज्ञान सत्य है। लेकिन यथार्थवाद ने कहा ना ना, वस्तु केंद्रित ज्ञान सत्य है। ये याद रखना, मतलब आदर्शवाद जो है पारलौकिक सत्ता को, जो ऊपर वाली अलौकिक सत्ता है उस पर बल देता है, जबकि यथार्थवाद जो है, जो ये संसार है जिसमें हम रहते हैं, जो ये लौकिक सत्ता है, इस पर बल देता है। यहां पर इनका आचार मीमांसा है आत्मानुभूति। जी हाँ, इनका आचार मीमांसा, यथार्थवाद की जो आचार मीमांसा है ना, यथार्थवाद की आचार मीमांसा मनुष्य को सुखी बनाने के लिए, और मनुष्य को सुखी बनाने के लिए जानते हो इन्होंने क्या किया? इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया। जी हाँ, यथार्थवाद ने इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया मनुष्य को सुखी बनाने के लिए। यथार्थवाद कहता है इंद्रियों को सुखी बनाइए, अगर इंद्रियां सुखी बन गई तो निश्चित तौर से मनुष्य का जीवन सुखी हो जाएगा। और यथार्थवाद के लिए एक चीज और बता दो, यथार्थवाद पहला ऐसा दर्शन है जिसने शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया। क्यों किया? तो यहां देखो, यहां पर ये वस्तु को मानते हैं, यथार्थवाद वस्तुवादी दर्शन है। वस्तुओं का प्रयोग शिक्षा में सबसे पहली बार किसने किया? तो वस्तुओं का प्रयोग शिक्षा में सबसे पहली बार किया किसने? यथार्थवाद ने। लेकिन यथार्थवाद की प्रक्रिया में एक चीज याद रखना, एक कोटेशन कभी भी पूछा जाता है और इसको जरूर याद रखना, नहीं एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यथार्थ बन चुका है। जी हां, अगर आपसे पूछा जाए यथार्थ बन चुका है, तब ये यथार्थवाद होगा, तब ये क्या होगा? यथार्थवाद होगा। लेकिन अगर इसी में आप लिख देते हो यथार्थ अभी बन रहा है, तो ये आपका जो होगा ना, ये प्रयोजनवाद लगा के आना, ऊपर वाला यथार्थवाद, जो चीज घटित तो हो जाए और तब इंद्रियों के संपर्क में आए, यथार्थवाद जो चीज घटित तो हो रही है उसी समय पता चल जाए, तो नीचे वाला जो होगा प्रयोजनवाद। भले ही यहां भी यथार्थ लिखा, यहां भी यथार्थ लिखा, नहीं गलत हो गया, 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से आप देखना। चलिए अगले पार्ट आते हैं, अगले पार्ट पर आते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद दोस्तों, यथार्थवाद के बाद अगली जो फिलॉसफी है, अगली जो फिलॉसफी है वो है आपकी कौन सी? वो है आपकी प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद, ठीक है, ये है आपकी कौन सी? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो है ये आपकी नेचरलिज्म है। प्रकृतिवादी दर्शन की जो शुरुआत की, प्रकृतिवादी दर्शन की शुरुआत की रूसो ने। रूसो एक ऐसा फिलोसोफर था जो किसी भी औपचारिक प्रक्रियाओं को, औपचारिक प्रक्रम को स्वीकार नहीं करता था। और रूसो के बाद जो सबसे बड़ा नाम मिलता है वो रॉस का मिलता है प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद में एक सबसे ज्यादा फेमस चीज जो है वो निषेधात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा है। प्रकृतिवाद में कहा जाता है बच्चे को प्रकृति की स्वतंत्र गोद में छोड़ दो, कोई बच्चा खुद सीख लेगा, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं। इसी आधार पर जो प्रकृतिवाद है वो स्वयं खोजने की प्रक्रिया पर बल देता है, इसीलिए यहां पर खोज विधि महत्वपूर्ण है। इसकी जो तत्व मीमांसा है ये प्राकृतिक तत्वों को स्वीकार करता है केवल। और याद रखना, आदर्शवाद में एकमात्र शब्द विचार है, यथार्थवाद में एकमात्र शब्द वस्तु है। उसी प्रकार से प्रकृतिवाद में एकमात्र शब्द जो है वो पदार्थ है। ठीक, तत्व मीमांसा में ये प्राकृतिक पदार्थों को स्वीकार करता है। ज्ञान मीमांसा में इसका मानना है कि ऐसा ज्ञान जो प्रकृति प्रदत्त हो वो सत्य है। जैसे
वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, ये सत्य है। नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, ये सत्य है। तो इसलिए ये प्राकृतिक ज्ञान की सत्ता को स्वीकार करता है। और अंतिम में इसकी आचार मीमांसा है मनुष्य को सुखी बनाना। लेकिन मनुष्य को सुखी बनाने के लिए इसने कहा प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाना। प्राकृतिक जीवन की प्रक्रियाओं को, प्राकृतिक तत्वों को प्रकृतिवाद ने स्वीकार किया, तब जाके प्रकृतिवादी प्रक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान मिला, प्रकृतिवादी प्रक्रम को महत्वपूर्ण स्थान मिला। प्रकृतिवाद में सबसे पहले ही मैंने बताया ये औपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा विरोधी है। औपचारिक शिक्षा जो सब कुछ निश्चित हो, जब औपचारिक शिक्षा का विरोधी है तो इसने विरोध किया किसका? विद्यालय का। जी हाँ, किसका विरोध किया? विद्यालय का। इसने विरोध किया शिक्षक का, इसने विरोध किया समय सारणी का, इसने विरोध किया परीक्षा पद्धति का। ये प्रश्न सब पूछे जाते हैं कि परीक्षा पद्धति का विरोध करने वाला दर्शन, समय सारणी टाइम टेबल का विरोध करने वाला दर्शन, टीचर का, स्कूल का, किसी, इसने सबका औपचारिक रूप में विरोध किया है। शिक्षक के लिए इसने कहा कि यह संसार दूषित है। जी हाँ, शिक्षक के लिए इसने कहा यह संसार दूषित है। और शिक्षक भी इसी दूषित संसार और दूषित समाज का अंग है। जब शिक्षक भी स्वयं दूषित संसार या दूषित समाज का अंग है तो वह मुझे शुद्ध कैसे करेगा? इसलिए शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, इसने प्रकृति को ही शिक्षिका के रूप में स्वीकार किया है और प्राकृतिक जीवन जीने योग्य विचारों को माना। यहां पर एक चीज मैं आपको ध्यान और दिलाना चाहूंगा कि जो आदर्शवाद है, जी हाँ, जो आदर्शवाद है और जो प्रकृतिवाद है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। आदर्शवाद आध्यात्म को मानता है, यथार्थवाद आध्यात्म और विज्ञान दोनों को मानता है, लेकिन जो प्रकृतिवाद है वो केवल और केवल विज्ञान केंद्रित सत्ता को, विज्ञान केंद्रित प्रक्रियाओं को स्वीकार करता है। विज्ञान केंद्रित प्रक्रमों को ही महत्वपूर्ण रूपों में मानने के आधार पर इसकी प्रक्रिया का संचालन होता है। और लास्ट में जब आप इसमें आते हैं, जी हाँ, लास्ट में जब यहां हम बात करते हैं दोस्तों, तो लास्ट में हम बात करते हैं अब किसकी? प्रयोजनवाद की, प्रयोजनवाद की, प्रैग्मेटिज्म की। जी हाँ, सबसे अंतिम में जो हम ओल्ड टर्म फिलॉसफी की बात करते हैं तो प्रयोजनवादी विचारधाराओं की, प्रयोजनवादी प्रक्रियाओं की बात करते हैं। प्रयोजनवाद अंग्रेजी का प्रैग्मेटिज्म शब्द है, अंग्रेजी का प्रैग्मेटिज्म शब्द है। प्रैग्मेटिज्म जो शब्द है ये बना है प्रैग्मेटिकोज से। प्रैग्मेटिकोज जो शब्द है ये बना है प्रैग्मा से, और प्रैग्मा का मतलब होता है क्रिया या करके सीखना। तो प्रयोजनवाद एक ऐसा दर्शन है जो करके सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है। विज्ञान आओ करके सीखे की जो प्रक्रियाएं होती हैं, विज्ञान आओ करके सीखे। देखिए ये दर्शन कहता है, प्रयोजनवाद कहता है भले ही आपका शिक्षक आपको ये कहे कि 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, तो ये कहता है हम तब तक नहीं स्वीकार करेंगे। भले ही टीचर ने कहा है तब भी नहीं मानेंगे जब तक हम खुद से करके कोई भी चीज देख नहीं लेते। तो आदर्शवाद में एक शब्द विचार, यथार्थवाद में वस्तु, प्रकृतिवाद में विज्ञान, पदार्थ केंद्रित सत्ता है। उसी प्रकार से अगर हम प्रयोजनवाद की बात करते हैं तो प्रयोजनवाद एक नाम मिलता है परिवर्तन का। कोई भी चीज पहले से निश्चित नहीं होती, इसीलिए अभी मैंने आपको बताया था यथार्थ बन रहा है। अभी आप यहां हो मेरे सामने, आपका मन है पढ़ाई करने का, तो आपके शिक्षा का उद्देश्य प्रयोजनवाद के अनुसार होगा पढ़ाई करना। घर गए, पानी प्यास लगी है, तो उस समय आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाएगा तो पढ़ाई करने का उद्देश्य नहीं होगा, पानी प्यास बुझाने का उद्देश्य होगा। फिर भोजन के समय भोजन, मतलब जब जहां जो चीज जिस तरीके से आवश्यकता है उसको उसी रूप में वहां पर स्वीकार करने की प्रक्रिया है, परिवर्तनशीलता की प्रक्रिया है, वो प्रयोजनवाद है। इसीलिए आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं, एक कोटेशन आया था, भूखे भजन न हो ही गोपाला।
ये कोटेशन पूछी गई थी, भूखे पेट भजन नहीं होता, ये याद रखना, भूखे भजन ना हो ही गोपाला। मतलब जब व्यक्ति को भूख लगी हो तो शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, जब व्यक्ति को भूख लगी होती है तो उस समय उसको कोई भी चीज आवश्यकता नहीं होती। इनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, किसी भी प्रकार की मीमांसा में परिवर्तनशीलता को भी मुख्य रूप से बल दिया जाता है। इसीलिए आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, यह जो दर्शन है, जो प्रयोजनवादी दर्शन है, प्रयोजनवादी दर्शन में शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है। ये कहा जाता है कि ऐसा कौन सा दर्शन है जिसका शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ऐसा कौन सा दर्शन है जिसमें शिक्षा विधियां नहीं है, ऐसा कौन सा दर्शन है जिसका पाठ्यक्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले से किसी भी निश्चित प्रक्रम के निश्चित प्रक्रियाओं को निश्चित आधार पर निश्चित अर्थों में स्वीकार नहीं करता। ये हर चीजों को, हर रूपों को, हर प्रक्रमों को परिवर्तनशील शक्तियों के, परिवर्तनशील प्रक्रमों के रूप में स्वीकार करता है। इसीलिए भूखे भजन ना हो ही गोपाला, ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया आपके प्रयोजनवाद की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों आप यहां सामने देखो, आपके स्क्रीन पर पूरा का पूरा स्क्रीन फिल हो चुका है और मुझे नहीं लगता है कि आप सबने भले एमए किया हो या एमएड किया हो, लेकिन इस तरीके से चीजों को आपने देखा होगा, इस तरीके से चीजों को पढ़ा होगा, इस तरीके से चीजों को समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको हमारी क्लास से जुड़ना है तो 9335351003 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और एजुकेशन की कक्षाएं पर डे जो संचालित होती है उससे जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिर से आइए एक बार हम समराइज करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पूरी की पूरी चीजें दी हुई हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, जी हाँ, सबसे पहले दिया हुआ है क्या आपका आदर्शवाद। आदर्शवाद के जन्मदाता कौन है? प्लेटो है। प्लेटो के पहले कौन था? सुकरात था, लेकिन सिस्टमैटिक रूप से माना किसने? प्लेटो ने माना। विचार केंद्रित दर्शन है, एकमात्र ऐसा दर्शन है जो शिक्षक केंद्रित व्यवस्थाओं को, शिक्षण केंद्रित प्रक्रियाओं को स्वीकार करता है। तत्व मीमांसा में इसने वस्तु जगत और विचार जगत दोनों को स्वीकार किया हुआ है। जो वस्तु जगत है उसकी अपेक्षा विचार जगत को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्ञान मीमांसा में विचार केंद्रित ज्ञान की सत्ता होती है और आचार मीमांसा में अंतिम रूप से किसी भी बालक को आत्मानुभूति कराना चाहता है। आत्मानुभूति कराने के लिए जो साधन है सत्यम शिवम सुंदरम के साधन होते हैं और आदर्शवाद में जो आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी कारण से आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया में अनेकता में एकता को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा यथार्थवाद, वस्तु केंद्रित प्रक्रिया है, वस्तु केंद्रित दर्शन है। रियलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में इसे। रियल जो होता है, रियल जो होने का मतलब होता है जो आपकी आंखों से रियल रूप में आपको दिखाई दे। यथाधन अर्थ धनवाद, जो वस्तु जैसे है उसको उसी रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया जो होती है वो यथार्थवाद की प्रक्रिया होती है। यथार्थवादी जो प्रक्रम होता है वो इंद्रिय गोचर प्रक्रियाओं पर बल देता है। और याद रखना, इंद्रियां 5 नहीं होती। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करके बताएंगे कि ईमानदारी से कि पहले वो इंद्रियां 5 जानते थे। तो याद रखना, अब आप बड़े हो गए हो, इंद्रियां होती हैं कितनी? 11। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक आपका मन उभयेंद्रिय होता है, कॉमन होता है, तो 11 इंद्रियां होती हैं। अरस्तु जो प्लेटो का शिष्य था उसने अध्यात्म से यथार्थवाद की शुरुआत तो जरूर की, लेकिन यथार्थवाद में आगे छोड़ करके विज्ञान आ गया। यथार्थवाद भी दर्शन जो था उसमें तत्व मीमांसा के अंतर्गत वस्तु जगत और विचार जगत दोनों ही प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण माना गया। लेकिन ज्ञान मीमांसा यह कहती है कि वस्तु केंद्रित ज्ञान सत्य होता है, विचार केंद्रित ज्ञान सत्य नहीं होता। मतलब पारलौकिक सत्ता को यथार्थवाद ना स्वीकार करके
यह लौकिक, जिस लोक में, जिस संसार में हम रहते हैं उसकी सत्ता को स्वीकार करता है और इंद्रिय गोचर प्रशिक्षण के माध्यम से इंद्रियों को मजबूत करके मनुष्य को सुखी बनाना इसका उद्देश्य होता है। प्रकृतिवादी शिक्षण व्यवस्था विज्ञान केंद्रित शिक्षण को मानती है। रूसो इसका प्रतिपादक है। रूसो ने कहा कि यह संसार बेकार है, इसीलिए उसने निषेधात्मक शिक्षा की संकल्पना की। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब होता है टीचर या किसी भी औपचारिक शिक्षा का निषेध किया गया है और सब कुछ डिपेंड कर दिया गया है प्रकृति के ऊपर। स्वयं खोजने के आधार पर इस दर्शन में खोज विधि को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ये प्राकृतिक तत्वों को और प्रकृति प्रदत्त ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सुखी बनाना होता है। और मनुष्य को सुखी बनाने के लिए ये मनुष्य से कहते हैं प्राकृतिक जीवन जीने योग्य व्यवस्था होनी चाहिए। अब क्योंकि जो प्रकृतिवाद है वो औपचारिक शिक्षा का पूरी तरीके से निषेध करता है। भाई जब औपचारिक शिक्षा का निषेध करता है तो विद्यालय का, शिक्षक का, समय सारणी का, परीक्षा पद्धति का, सबका निषेध हो जाता है, क्योंकि ये सब भी तो औपचारिक है। अंतिम में जो आपका वेस्टर्न फिलॉसफी का लास्ट ओल्ड टर्म फिलॉसफी आती है प्रयोजनवाद। प्रैग्मेटिज्म शब्द है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रयोजनवाद के बहुत ढेर सारे नाम हैं। व्यवहारवाद, अर्थक्रियावाद, फलवाद, नैमित्तिकवाद, बहुत सारे नाम हैं। ये करके सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है और मुख्य रूप से परिवर्तनशीलता को मानता है। इसमें किसी भी प्रकार से पहले बताए गए तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा या प्रक्रियाओं को स्वीकार नहीं किया जाता। इसी कारण से जो आपके प्रयोजनवादी विचार हैं, प्रयोजनवादी प्रक्रियाएं हैं, प्रयोजनवादी प्रक्रम है, उस प्रयोजनवादी प्रक्रम में पहले से कोई भी निश्चित नहीं होता। तो कोटेशन पूछी गई थी, भूखे भजन ना हो ही गोपाल। चलिए दोस्तों, आज की कक्षाएं यहीं पर समाप्त होती हैं। आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देना बिल्कुल मत भूलना और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करना जो एजुकेशन से संबंधित है। आपको अगर आवश्यकता हो तो 9335351003 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आपको अगर हमसे जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9451216656। लॉकडाउन में भी पर डे आपको कक्षाएं मिलेंगी, आपको लाइव क्लास मिलेगा, नोट्स मिलेगा और आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।